हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो है साइंस का बुक को चैप्टर 1 जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जिस चैप्टर का नाम क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोग चैप्टर 1 हम लोग अपना कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने कुछ बातें को जाना था, समझा था। जो बातें क्या थी, हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग जान रहे थे अपने पिछले वीडियो में, और उसके बारे में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से जानकारियां को इकट्ठा कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं आज का हमारा इस बेहतरीन सी क्लास का। शुरुआत करते हैं। जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे हार्वेस्ट। हार्वेस्ट हम लोग पढ़ लिए थे कि क्या होता है हार्वेस्टिंग। अब पढ़ना है हम लोग को थ्रेसिंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा इस बेहतरीन सी टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेहतरीन सी जोश और एनर्जी के साथ में। थ्रेसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो पहले तो हार्वेस्ट मतलब कटाई होता है, बुनाई होता है, चुनाई होता है। तो थ्रेसिंग के बारे में समझते हैं क्या होता है। द एक्टिविटी ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स ऑफ wheat etc from the rest of the plant is called threshing। अब देखिए क्या होता है, जब क्या होता है, यहाँ देखिए, जब हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन, द एक्टिविटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट एक्सेट्रा। अब देखिए, जब भी हम लोग सेपरेट करते हैं, जब थ्रेसिंग में क्या होता है, जब हमारे खेतों में, हमारे फील्ड में, ठीक है, जो हमारे फील्ड में खेतों में जब गेहूं लग जाता है या फिर उसके जैसा जो भी अनाज लग जाता है, तो उसको उस पेड़ से गेहूं को जब हम अलग करते हैं, ठीक है, गेहूं को जो अलग करते हैं, दाना को जो हमारा फल होता है उसको अलग करते हैं, और उसके किससे, उसका जो बाकी बचा पेड़ से, जो पेड़ से पूरे पेड़ से गेहूं को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, from the rest plant is called threshing। It is done manually by beating the harvested crop with an implement held in the hand। Threshing is also done by making oxen or buffaloes tread on the harvested crops। अब थ्रेसिंग की जो प्रक्रिया होती है बहुत तरीका से होती है। एक तो क्या होती है, हम लोग हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, हाथ में कुछ लेकर के, और जो फसल होगा उसके ऊपर पीटेंगे, उसके ऊपर पीटेंगे, पीटने से क्या हो जाएगा कि वो जो दाना है, जो हमारा फसल का जो भी फल है, जो दाना है, वो क्या हो जाएगा, हमारे फसल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हमारा पेड़ अलग हो जाएगा। अब इसका ये जो प्रक्रिया है ऑलवेज, और ये जो प्रक्रिया है किसके माध्यम से, मेकिंग ऑक्सन और बफेलो, यानी कि बैल और भैंस से भी ये प्रक्रिया किया जाता है। हम जो फसल होता है उसको रख देंगे, उसके ऊपर बैल को और जो बफेलो है, ऑक्स है, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर राउंड 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 गोल गोल करवाएंगे, जिससे दाना अलग हो जाएगा और फसल अलग हो जाएगा। इन बिग फार्म्स थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। और जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, उसमें ये प्रक्रिया मशीन के माध्यम से होती है, और जिस मशीन को हम लोग थ्रेसर बोलते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग करने के मशीन को, थ्रेसिंग करने के मशीन को थ्रेसर बोला जाता है। ठीक है, मैकेनाइज्ड फ्रॉम, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्म्स यूज एन एग्रीकल्चरल मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर। अब देखिए, कुछ मैकेनाइज मतलब कि जो कुछ यांत्रिक तरीके से कुछ मशीन बनाया जाता है, उस मशीन को अगर इसके फार्म में, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर बोला जाता है। फॉर हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेसिंग इन अ वन गो, जिसके अंदर में क्या होता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ में होते रहता है, उसको क्या बोला जाता है हम लोग, मैकेनाइज्ड फार्म में क्या होता है, कुछ मशीनें जो होती है जो दोनों काम को एक साथ कर सकती है। किसको किसको, तो वो कर सकती है हार्वेस्टिंग को और थ्रेसिंग को, दोनों को एक साथ ही करेगी, एक साथ वो काम को डन करेगी, उसे क्या बोला जाएगा, कंबाइन हार्वेस्टर बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। It is a huge machine that combines all the jobs of the turning a cereal crops into a grains। अब क्या होता है, ये एक कंबाइन मशीन होता है जो क्या करता है, जो हमारा जो अनाज होता है उस अनाज को पेड़ से अलग भी करता है, और अनाज से, ठीक है, जो हमारा अनाज होता है, जो हमारा फसल होता है, उससे फसल से अनाज को अलग करता है। With its wide front wheel, it gather and cut the stalks।
अब इसके आगे आगे का जो बाइड, इसका आगे का जो बाइड मतलब कि चौड़ा जो बिल होता है, ये क्या क्या करते जाता है, जो हमारा खेतों में जो फसल लगा हुआ है उसको क्या करते जाता है, काटते जाता है। ठीक है, उसको क्या करते जाता है, काटते जाता है। इट देन सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टाल्क्स। और क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, ये मशीन जो है साथ साथ में उससे जो अनाज होता है उस पौधे से, उस अनाज को भी अलग करते रहता है। ठीक है, the grain is emptied into the trailer after threshing. The stems of a plant are cut into the small pieces. अब जो इसमें फसल जाएगा, इसके अंदर जो फसल जाता है वो फसल से ग्रेन क्या होगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। और उसका जो स्टीम होगा, उसका जो फसल का जो तना होगा, वो तना होगा छोटे छोटे पीसेस में कट कर अलग हो जाएगा। और जो अनाज होगा वो अलग आकर के ट्रेलर में जमा हो जाएगा, ट्रेलर में जमा हो जाएगा। देखिए ये मशीन क्या कर रहा है, यहाँ से इसके अंदर फसल को काट करके रख रहा है, रखने के बाद इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेन यानी कि अनाज अलग हो जा रहा है। ठीक है, अनाज क्या हो रहा है, अनाज अलग हो जा रहा है। और बाकी का जो अनाज होकर के इस ट्रेलर के अंदर आ रहा है, और बाकी जो स्टीम बचा, इसका जो तना बचा, उसका भूसा बन के वो अलग चला जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अभी हम लोग देख रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है हमारा, ये थ्रेसिंग का प्रक्रिया, थ्रेसिंग का मेथड है। ठीक है, ट्रेलर आफ्टर थ्रेसिंग द स्टीम ऑफ अ प्लांट आर कट इनटू स्मॉल पीसेस। अब जब कटिंग थ्रेसिंग हो जाता है तो उसका जो प्लांट का जो तना होता है वो कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट जाते हैं। ठीक है, द पीसेस आर स्टोर्ड एज अ हे इन अ हे स्टैक्स फॉर फीडिंग द कैटल एंड अदर फार्म्स एनिमल। अब जो इसका जो तना होता है, जो उस पौधे का जो तना होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, वो तना किस लिए उपयोग होता है, वो तना उपयोग होता है किसी जानवर के चारे के रूप में। ठीक है, जो भूसा होता है, भूसा, वो भूसा जब भूसा ढेर हो जाता है, उस ढेर में जमा हो जाता है। और इसको हम लोग किस लिए जमा करते हैं, इसको हम लोग जमा करते हैं इसलिए कि जब भी हमारा जो कैटल होता है, जो हमारा चरने वाला जानवर होता है, वो जानवर इस भूसे को खाता है। और अलग अलग के जानवर से बकरी, भेड़, बैल, बफेलो, ये सब क्या करते हैं, हॉर्स, ये सब इस भूसा को खाते हैं। ड्राइड हे यूज एज अ कैटल फीड इज कॉल्ड फोडर। ठीक है, जो सूखा हुआ भूसा होता है, जो जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फोडर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा जो थ्रेसिंग का जो मेथड है, हमारा थ्रेसिंग जो हमारा टॉपिक जो था ये खत्म हो चुका है, थ्रेसिंग। अब आता है बारी विनोइंग का। विनोइंग मीन्स होता है चुनना। विनोइंग मीन्स क्या होता है, चुनना, हाथों से जो चुनाई, जो चुनना बोलते हैं। एक एक चीज को हम लोग चुनते हैं ना, नीचे कुछ के गिर जाता है तो उसको बोलेंगे विनोई बोलेंगे। ठीक है, विनोइंग। द ग्रेन ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेसिंग इज मिक्स्ड विथ इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चाफ। ठीक है, क्या बोला जाता है, अब देखिए जो हमारे पास जो ग्रेन आया है, जो अनाज आया है, तो वो आया है किसके साथ में, उसके जो ऊपर का जो कवर होता है, उसके ऊपर का कुछ जो सेल होता है उसके साथ में हमारे पास में आया है। ठीक है, तो उस कवर को जब हटाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको चाफ बोला जाएगा। द ग्रेन आर सेपरेट फ्रॉम द चाफ बाय विनोइंग। तो जो चाफ होता है, उस चाफ से जो अनाज होता है उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाप इज ड्रॉप्ड इन अ जेंटल स्टीम अगेंस्ट द ब्लोइंग बीन्स। अब इसको क्या किया जाता है, जो हमारा अनाज है और जो हमारा अनाज का जो कवर है, दोनों जो मिक्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी ऊंचे स्थान पे खड़ा होकर के वहां से हम लोग उसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं। और उस स्थान पे खड़ा होते हैं जहां से क्या होगा, विंड ब्लोइंग होगा, यानी कि हवा जो है ब्लो करेगा, यानी कि हवा बहेगा। ठीक है, वो इस एरिया में, इस डायरेक्शन में, उससे क्या होगा, जो वेट वाला चीज होगा, जो भारी चीज होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, जमीन पे नीचे आ जाएगा। और जो हल्का चीज होगा, जो उसका कवर होगा, वो उड़ करके थोड़ा अलग, थोड़ा दूर जा करके गिरेगा। जो आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1.31 में देख सकते हैं। एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर के ग्रेन को यहाँ से डाल रहा है, तो जो मोटे अनाज है वो नीचे डायरेक्टली आ जा रहे हैं, और जो इसके छोटे छोटे जो उसके कवर है वो अलग चले जा रहे हैं और अलग दूर जाके गिर रहे हैं। ठीक है, द ग्रेन विंग
हेवियर फॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड ऑन द ग्राउंड, जो अनाज होता है वो भारी होता है, इसलिए वो क्या करता है, सीधा सीधा स्ट्रेट वार्ड में क्या करता है, ग्राउंड पे क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, लेकिन द chaff begin light is blown by the wind further away to fall in a separate heap। लेकिन कि जो चाप होता है, चाप यानी कि जो उसके ऊपर का जो कवर होता है वो क्या होता है, वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, हवा के साथ में बह करके कुछ दूर आकर के जो चाप होता है वो गिरता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं अब आगे, हम लोग देखते हैं अपना नया टॉपिक, आगे क्या पढ़ना है हम सबको। अब जो हमारा क्या हो गया, जो हमारा फसल था उसको क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसको थ्रेसिंग कर लिया, उसको विनोइंग कर लिया। अब हमारे पास इतना जो मेहनत हम लोग किए हैं, जो हम लोग पहले मिट्टी को तैयार किए, मिट्टी को तैयार करने के बाद बीज का सिलेक्शन किए हैं, बीज का सिलेक्शन करने के बाद बीज को जमीन में रोपे हैं, जब जमीन में रोप दिए तो उसके बाद उसको हम लोग एनिमल से, छोटे छोटे इंसेक्ट से, इन सब सूक्ष्म जीव से उसके क्या किए हैं, रक्षा किए हैं। रक्षा करने के बाद उसको खेत से हम लोग काटे हैं, काटने के बाद थ्रेसिंग विनोइंग किए हैं। तो अब जो हमारे पास जो अनाज आ गया है, जो अनाज हमें मिल गया है, उस अनाज को स्टोर करके रखना भी इम्पोर्टेंट है। अगर स्टोर करके अच्छे से जगह पे, अच्छे स्थान पे नहीं रखेंगे तो उससे फिर से क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। और नुकसान किससे पहुंचेगा, उससे पहुंच सकता है धूप से पहुंचेगा, पानी से पहुंचेगा, जानवर से पहुंचेगा। तो उसे अच्छे जगह पे स्टोर करना भी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे वो आइए हम लोग देखते हैं। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो हमारे पास खेती बाड़ी से जो भी प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आया, जो उत्पाद निकल के आया है, उस उत्पाद को हम लोग कैसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा, मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद हमें जो भी अनाज प्राप्त हुआ है, जैसे कि गेहूं, चावल एक्सेट्रा, पल्सेस, उड़द, मूंग का दाल, एंड द oil seeds are stored to the last until the next crop is harvested। जब तक इसको हम लोग अच्छे जगह पे, जब तक जैसे कि हम लोग जो खेती बाड़ी से हमको क्या क्या मिला, गेहूं मिला, चावल मिला, और जिससे हम लोग तेल बना सकते हैं वो बीज मिला, उसको अच्छे तरीके से जब तक हम लोग स्टोर नहीं कर लेंगे तब तक अपने खेत में दूसरे फसल को नहीं रोप सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि इसको सबसे पहले अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना होगा। ठीक है, pulses etc। ठीक है, if they retain too much moisture they may be infested with the fungi in the storage and become until the to eat। अगर इसको हम लोग अच्छे जगह पे, अच्छे स्थान पे नहीं रखेंगे तो इसमें अगर मॉइस्ट, नमी वाले जगह पे रख देंगे तो नमी के संपर्क में आने से इसमें क्या हो जाएगा, कवक लग जाएगा, यानी कि फंगस लग जाएगा, जिससे कि हमारा अनाज खराब हो जाएगा और ये खाने योग्य नहीं रह पाएगा। ठीक है, so before storing the grain are spared out and dried under the sun। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब हम अपने फूड को क्या करें, स्टोर करें, उससे पहले उसको क्या करना होगा, धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना होगा, ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्ट, कोई भी नमी नहीं बच पाए। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन आर स्टोर्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड क्या है, सीमेंटेड हॉल्स कॉल्ड गोडाउन और द स्टोर हाउसेस। अब देखिए, जो बड़ी मात्रा में जिसके पास अनाज उपजाया जाता है, जो फार्मर बड़ी मात्रा में अनाज को उपजाएगा, बड़ी मात्रा में उसको प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या करेगा इसको, ठीक है, वेंटिलाइट जो होता है, जहाँ पे उचित तापमान चाहिए, जिस तापमान उस फसल को चाहिए स्टोर करने के लिए, वो तापमान उसको दिया जाएगा। और वो जो घर होगा, सीमेंट से बना जगह होगा, उसको हम लोग गोदाम बोलते हैं या फिर स्टोर हाउस बोलते हैं। ठीक है, जिस जगह पे जो फसल को जितना तापमान, नमी चाहिए उतना मिलेगा और वो सीमेंट से बना हुआ रूम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टोर हाउस या फिर क्या बोलेंगे, गोडाउन बोलेंगे। ठीक है, insecticides are often introduced as gases or as a smoke in the godown to kill the insects and the worms that would spoil grains। अब यहाँ पर भी हमको इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मारने की जो दवा होगी, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को जो मारने की दवा होगी, उसको स्प्रे के रूप में या फिर पाउडर के फॉर्म में हमें उस रूम में क्या होगा, समय समय पे क्या होगा, छिड़कते रहना होगा, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और जो वर्म्स वगैरह हमारे उस फसल को नुकसान पहुंचाने आएगा, स्पॉइल करने आएगा,
उसको उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं और उसको हम अपने फसल से, अनाज से दूर भगा सकते हैं। तो ये भी चीजें करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। Destruction of a bacteria, insects and the other pests by exposure to the poisonous gas or smoke is called fungation। ठीक है। फॉर्मिगेशन यानी कि जो बैक्टीरिया, जो इंसेक्ट, कीड़ा और बैक्टीरिया जो होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको अपने खेतों से दूर भगाने के लिए एक पॉइजनस गैस का, स्मोक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फॉर्मिगेशन बोला जाता है। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, फॉर्मिगेशन बोला जाता है। The stored grains are protected from rat by killing them with the chemical called radonicides। ठीक है, radonicides, rodent killers। अब देखिए रेडनोसाइड्स जो होते हैं, चूहे मारने की दवा होती है। ठीक है। जो क्योंकि चूहे भी हमारी क्या करती है, हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकती है स्टोर में, इसीलिए हम लोग चूहे मारने के भी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रोडिनोसाइड्स बोला जाता है। रोडेंट किलर को रोडिनोसाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर नॉट स्टोर्ड द सेम वे एज द फूड ग्रेन्स एंड द वाइल्ड सीड्स। अब देखिए फल और सब्जियां को हम इस प्रकार से स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। इस प्रकार से हम स्टोर कर सकते हैं केवल किसको, अनाज को, और जो तेल देने वाले जो बीज होते हैं उसको हम लोग इस माध्यम से केवल क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बाकी फल और जो सब्जियां होती है उनके लिए कुछ अलग तरीका होता है। ठीक है। आइए वो तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं हम सभी। This is because they contain too much moisture and therefore psychological process continue to the occur in the them। अब क्या होता है, फ्रूट और वेजिटेबल को हम इस सेम वे में क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूट और जो वेजिटेबल होते हैं वो अनाज की अपेक्षा ज्यादा मॉइस्चर क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं, ज्यादा नमी होती है, और उसको हम लोग धूप में सुखा भी नहीं सकते हैं, है ना, सुखा सकते हैं। For them same reason they provide the right environment for the activity of microorganism। और उसको जब ऐसा इन्वायरमेंट हम देंगे तो उसमें किसका एक्टिविटी बढ़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का एक्टिविटी वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो होगा वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए जो होगा वो सेम टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नमी और ज्यादा मॉइस्ट होगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये उस जिस टेम्परेचर पे हम लोग अनाज को स्टोर करेंगे उस टेम्परेचर पे यह स्टोर नहीं होगा। ठीक है। देयरफॉर determined very microorganisms they are vegetable and fruit they fast so they are consumed with a few days at the harvesting। certain fruits apple, orange and vegetable are stored in a place this is the kept very cold, this is called cold storage। अब जहाँ पे हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कोल्ड स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि उसका टेम्परेचर फ्रूट और वेजिटेबल के अनुसार से होता है। ठीक है। टेम्परेचर द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द फ्रूट एंड द वेजिटेबल ऑलमोस्ट कॉज द फंगी कैन नॉट अटैक देम। अब जहाँ पे इसको वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर किया जाता है वहां पे क्या होता है, फंगस इस पे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, उस अनुसार से इसका टेम्परेचर बनाया रहता है। ठीक है। वेजिटेबल रिमेन्स फ्रेश एंड द अनपॉलिश्ड फॉर द सेवरल मंथ्स। और जो हमारा कोल्ड स्टोर होता है ये नॉर्मल डे के मुताबिक जो क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट को ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाता है, ज्यादा दिनों तक इसको क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये क्या करेंगे, अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जो फसल होता है इस सभी को क्या होता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारा क्रॉप्स होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में, हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो इस हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या देखे हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग के बारे में देखा है कि थ्रेसिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है और किस प्रकार से इस काम को क्या होता है हम लोग कर पाते हैं। और जब विनोइंग हो जाएगा तो इसको स्टोर
कैसे करेंगे। अब इसमें स्टोरेज में भी क्या होगा, यानी कि जो हमारा सीड्स होगा, जो अनाज होगा उसको अलग स्टोर करेंगे और जो वेजिटेबल होगा इसको अलग स्टोर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।